जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के न्यूज़ एनालिसिस में। आज दिनांक 8 नवंबर। तो देखते हैं आज की मुख्य खबरें यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले जानते हैं न्यूज़ ओवरव्यू, देखते हैं क्या खास है आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इस हमारे इस न्यूज़ एनालिसिस में। सबसे पहले हम बात करेंगे आरक्षण पर। जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण उसको लेकर हम बात करेंगे। 103वां संविधान संशोधन को लेकर हम बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे इसके जो की फीचर्स क्या है, एसआर सीनो कमीशन ने क्या क्या कहा था, सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, सॉल्यूशंस क्या क्या है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कोटा के ऊपर। उसके बाद हम इसमें चर्चा करेंगे और उसके बाद हम हमारा अगला जो देखेंगे आर्टिकल वो होगा हमारे पर्यावरण इसको लेकर, जो अभी मीटिंग चल रही सीओपी। इसमें इसको लेकर जो एक रिपोर्ट, मतलब जो हमारे इस पर्यावरण को लेकर एक रिपोर्ट आई थी पहले, अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर, जो अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022, ये हमारे जीएस पेपर 2 से संबंधित है। अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 ये यूएनईपी ने जारी की थी। तो हम इसको थोड़ी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जो जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है हाल ही में, उसमें जो देश की इकोनॉमी में नकदी का जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है वो यहाँ पर दिखाया गया है। उस रिपोर्ट के ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जीडीपी के अनुपात में नकदी का प्रचलन घटा, जीएसटी से जुड़ा हुआ है हमारे। इसमें हम चर्चा करेंगे मुद्रा प्रचलन और विमुद्रीकरण से अर्थव्यवस्था में नकदी की वर्तमान स्थिति क्या है, उसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा मैप देखेंगे आज नामीबिया का, क्योंकि नामीबिया चर्चा में है, क्योंकि यहाँ से जो चीतों को लाया गया है भारत में, तो ये नामीबिया यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम नामीबिया को यहाँ पर जरूर चर्चा करेंगे। इसका एटलस मैप देखेंगे, इसमें कहाँ पर क्या कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जो प्रीलिम्स के लिए हो जाते हैं। और यहाँ पर जो मैप भी आपको ताकि मैप की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए, तो इसलिए ये आज का कुछ हमारा न्यूज़ ओवरव्यू रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। आर्थिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। यहाँ पर ऐतिहासिक फैसला है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन को सही ठहराया है। यहाँ पर देखेंगे आप, तो सामान्य वर्ग के गरीबों जो ईडब्ल्यू से, तो सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण जारी रहेगा, ऐसा इसमें बताया गया है। 3-2 के बहुमत से यहाँ पर इसमें फैसला आया है। न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन को सही ठहराया है। यहाँ पर कहा है संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है गरीब सवर्णों को आरक्षण, इसमें यह भी बात कही गई है। यहाँ पर गरीब सवर्णों को आरक्षण देने और उससे एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर रखने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होगा। आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई का एक साधन है और इसके जरिए गैर बराबरी के लोगों को बराबरी पर लाने का लक्ष्य प्राप्त करना होता है, ऐसा इसमें जो संविधान संशोधन में कहा, इसमें याचिका के जो इसमें फैसला आया है उसमें कहा गया है। यहाँ पर 50% की सीमा को भी बताया गया है, तो 50% की सीमा गैर लचीली है ऐसा बताया गया है। और यह सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 15 के भाग 4, 15 के भाग 5 और 16 के भाग 4 के लिए है। हम यहाँ आगे देखते हैं, ये कहता है संविधान का 103वां संशोधन क्या कहता है, इसको देखते हैं। 103 103रा जो है वो 103वें संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 15 के भाग 6 और 16 के भाग 6 को जोड़ा गया था। और इसके तहत जो है वो गैर पिछड़ा एवं गैर एससी एसटी श्रेणी के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% तक आरक्षण देने की व्यवस्था इसमें की गई थी। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से कथित अगड़ी जातियों या सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब यहाँ देखा जाए तो किन क्षेत्रों में मिला इनको आरक्षण, तो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और गैर सरकार की नौकरियों गैर केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती में यह आरक्षण मिलता है। इस संशोधन के तहत राज्यों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है किस आधार पर, यहाँ पर आर्थिक आधार पर आरक्षण के लाभ के लिए पात्र का निर्धारण कैसे होता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ हम कुछ और बातें जानते हैं इसको ईडब्ल्यू रिजर्वेशन को लेकर जो कुछ महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसके की फीचर्स है वो देखते हैं। सबसे पहले की फीचर्स क्या है, तो इसमें 10% रिजर्वेशन है ईडब्ल्यू को। यहाँ पर थोड़ी इमेज ऐसी आ रही है, इसलिए मैं आपको बोल को बता देता हूँ। धुंधली दिखाई देगी इमेज वैसे यहाँ पर थोड़ी सी। यहाँ पर की फीचर्स में देखेंगे आप, तो 10% रिजर्वेशन है ईडब्ल्यू को इसके द्वारा बाय अमेंडिंग आर्टिकल 15 आर्टिकल 16, यानी आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन करके यहाँ पर इसको दिया जा रहा है। और किस में दिया जा रहा है ये, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दिया जाएगा और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इनको दिया जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से आ जाएंगे, गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, प्राइवेट के भी हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट के नहीं होकर ये माइनॉरिटी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें भी हो सकता है। तो ये अंडर आर्टिकल 30 में आएगा, यानी आर्टिकल 30 के अंतर्गत ये यहाँ पर इनको जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्राइवेट में इनको एडेड और
अनएडेड को भी इसमें शामिल किया गया है। क्राइटेरिया क्या है इसका, तो फैमिली है उसकी 8 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए उनकी जो साल भर की कमाई। उसके अलावा जो 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए, 5 एकड़ से कम की उनकी एग्रीकल्चर भूमि होनी चाहिए, और नो रेजिडेंट फ्लैट होना चाहिए, यानी रेजिडेंट फ्लैट भी नहीं होना चाहिए उनके पास। उसके अलावा नो रेजिडेंशियल प्लॉट भी नहीं होने चाहिए। अब नो रेजिडेंशियल फ्लैट मतलब यहाँ पर तो किसी ना भले चाहे कितना ही गरीब हो कुछ ना कुछ तो होगा उसके पास। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर इन्होंने एक और यहाँ पर लगाया है कि उनके पास 1000 स्क्वायर फीट या फिर इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करें तो प्लॉट में आपके पास 100 यार्ड या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ यानी कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ है उन एरिया में, और 200 यार्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए अदर देन जो नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा क्राइटेरिया क्या है, इसका की फीचर्स क्या है। उसके अलावा हम देखते हैं एसआर सिनो कमीशन, जो कि रिजर्वेशन दिया था, इसमें एक कमेटी बनी थी। तो रिजर्वेशन टू जनरल कैटेगरी पुअर को, यानी कि जनरल कैटेगरी में जो गरीब व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर देने की बात की गई थी। और उन्होंने कहा था कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा नेशनल कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ईबीसीज, यानी कि इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस को यहाँ पर इस्टेब्लिश के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं यहाँ पर, तो सिग्निफिकेंस में पता चलेगा आपको कि प्रोग्रेसिव है, एड्रेसेस करता है इश्यूज को इनइक्वलिटी के एजुकेशन और इनकम में। यहाँ पर मैनी अनरिजर्व पुअर्टी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो गरीब है पर उनको रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं मिलता है, इसलिए ये बराबरी यहाँ पर इसको थोड़ा इससे मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू अपर कास्ट पुअर, यानी कि यहाँ पर जो अपर कास्ट में है परंतु वो गरीब है, तो इसलिए उनको भी यहाँ पर संवैधानिक जो यहाँ पर उनको मान्यता मिलेगी और उससे उनको फायदा मिलेगा। यहाँ पर जॉब एस्पायरेंट यानी जॉब के लिए जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है उनको यहाँ पर कुछ यहाँ पर लाभ मिलेगा ओबीसी के जरिए, और इस प्रकार से उनकी कुछ यहाँ पर इसकी मदद हो सकती है। फिर देखते हैं चैलेंजेस को देखते हैं, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर निर्धारित नहीं था 8 लाख एंड मोर इनकम थ्रेशोल्ड और कवर 95% ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि भारत में यहाँ पर जो ये लागू हुई थी तो इससे बहुत सारी पॉपुलेशन है, 95% पॉपुलेशन इसमें यहाँ पर इसकी अपर कास्ट में यहाँ पर इसमें शामिल हो जाएगी। तो इसलिए ये सही क्राइटेरिया है। यहाँ पर थोड़ी इसमें यहाँ पर विडंबना देखी जा रही थी। सोल इकोनॉमिक क्राइटेरिया यहाँ पर देखा जा रहा था, 50% रिजर्वेशन कैप जो है वो यहाँ पर क्रॉस हो रहा था, वो की लीगल चैलेंज भी हो रहा था। यहाँ पर इसमें जो पहले चैलेंजेस आ रहे थे हम उनको देख रहे हैं। और डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यहाँ पर ये भी सही से नहीं हुआ था, क्योंकि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस किस प्रकार से डिटरमाइन की जाए वो भी यहाँ पर सही से पता नहीं चल रहा था। उसके इम्प्लीमेंटेशन में स्टेट लेक ऑफ फाइनेंस यहाँ पर ही प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि वित्त की समस्या, श्रिंकिंग जॉब्स, और रिजर्वेशन यहाँ पर इस काम का नहीं दिख रहा था, इसलिए भी यहाँ पर ओनली इनकरेज करता है था ये रिजर्वेशन को। और यहाँ पर ये हर हर इस प्रकार के फैसले यहाँ पर रिजर्वेशन को ही बढ़ावा दे रहे थे। तो इससे जो है रिजर्वेशन, हर समुदाय अपना अपना रिजर्वेशन मांगने के लिए फिर यहाँ पर आगे आएगा, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। पॉपुलिस्ट इनिशिएटिव है, लैक ऑफ एविडेंस भी पता जा रहा था इसको टू सपोर्ट आउटकम्स को, ओनली अपर लेडर यहाँ पर ये इन रिजल्ट वुड एक्सप्लॉइट ऑल बेनिफिट्स। इस प्रकार से ये कुछ चैलेंजेस आ रहे थे। इसके सॉल्यूशंस क्या है हम इसको देख सकते हैं। तो वन टाइम यूजेज है, यूज आधार, एजुकेशनल जो इक्वालिटी है उसमें बढ़ावा देगा, जो है वोकेशनल एजुकेशन इसको इसको बढ़ावा देना चाहिए, प्रमोट इंटर्नशिप करना चाहिए अगर इसके हमें सॉल्यूशन चाहिए तो, अल्टरनेटिव सोशल अपलिफ्टमेंट मेजर्स भी लिए जाने चाहिए अगर हमें इसके और कुछ, जैसे कि हम रिजर्वेशन के अलावा हम और क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो हम ये यहाँ पर हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर लोगों का माइंडसेट बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्योंकि ओनली सॉल्यूशन जो रिजर्वेशन समझता है कि रिजर्वेशन ही सिर्फ रास्ता है, तो इसको बदलने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये कुछ इसके रिजर्वेशन में हमने देखा, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में। अब हम इसमें जानते हैं कुछ ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में, तो हम फिर से इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा जो 103 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था। इससे संविधान के अनुच्छेद 15 के भाग 6 और अनुच्छेद 16 के भाग 6 सम्मिलित किया गया था। तो यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और ईडब्ल्यूएस हेतु शिक्षा संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक आरक्षण के लिए दिया गया था। यह केंद्र और राज्य दोनों को समाज के ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। महत्व क्या है इसका, तो है महत्व है असमानता को संबोधित करता है, आर्थिक पिछड़ों को मान्यता देता है, जाति आधारित भेदभाव में कमी यहाँ पर देखता है। यहाँ पर चिंता है जो इसकी हम उसको वो देखते हैं, क्योंकि डेटा की अनुपलब्धता के कारण जो हमने अभी देखा था
यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कोटा में उद्देश्य और कारण के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों को सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से बाहर रखा गया है। और यहाँ पर ये इस प्रकार की जो तथ्य दिए गए थे वो यहाँ पर संदिग्ध देखे जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इसका डेटा कोई यहाँ पर तैयार नहीं है, उस डेटा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। आरक्षण की सीमा का उल्लंघन है जो वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी जो मामला है उसमें 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आरक्षण की 50% की सीमा तय की थी, इसलिए भी एक तरीके से उल्लंघन की बात की गई थी। परंतु हमने हाल ही में देखा कि जो फैसला आया है उसमें क्या कहा कि यह लचीला है और यह कोई एकदम से रिजिड नहीं है कि इसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ईडब्ल्यूएस कोटा का जो इस मुद्दे को ध्यान में रखे बिना इस सीमा का उल्लंघन करता है। यहाँ पर मनमाना मानदंड भी है, ये सारे मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आप उससे पढ़ सकते हैं। तो ये इसमें कुछ ईडब्ल्यूएस की हमारी बात थी। यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इसकी ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है जो COP27 की बैठक चल रही है यहाँ पर। परंतु इससे पहले यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022। ये हमारे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी की थी। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाती है और इसके जो डेटा है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए GS पेपर 3 से जुड़ा हुआ है और ये भी एक प्रकार से इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में ये बातें जो चल रही है ये इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है रिपोर्ट्स। यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट को लेकर हमारे संबंधित है GS पेपर 3 से अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022। सबसे पहले जानते हैं अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट AGR के बारे में। तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा एक वार्षिक प्रकाशन है। इसका रिपोर्ट का जो प्राथमिक उद्देश्य यहाँ पर यह हो जाता है कि वैश्विक और क्षेत्रीय स्तरों पर जलवायु अनुकूलन के भीतर स्थिति और प्रवृत्तियों के बारे में सूचना प्रदान करना है। यानी कि इसका उद्देश्य आप देख सकते हैं, जो वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर है उस पर जलवायु अनुकूलन के भीतर जो स्थिति और जो प्रवृत्ति है उसके बारे में सूचना प्रदान करता है। जो अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट है वो प्रमुख जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं और निर्णय निर्माताओं को विज्ञान आधारित विकल्पों का एक सेट भी प्रदान करता है। यानी यहाँ पर ये उनके लिए एक मार्गदर्शन का कार्य भी यहाँ पर करती है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्या है, तो इसके बारे में जाने तो ये जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उन कार्यों को संदर्भित करता है जो जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और भविष्य के प्रभावों को समायोजित करते हैं। यानी कि ऐसे कार्यों को बढ़ावा देता है या फिर उस प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में बताता है ताकि जिससे जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। उदाहरण के लिए आप देखें यहाँ पर तो बाढ़ सुरक्षा के निर्माण में चक्रवातों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने और सूखा प्रतिरोधी फसलों पर स्विच करने, संचार प्रणालियों को फिर से डिजाइन करने, व्यवसाय संचालन और सरकारी नीतियों के लिए कोई भी वन साइज फिट फॉर ऑल समाधान नहीं हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ कुछ ये बताता है। इसका महत्व क्यों हो जाता है? UNFCCC और इसके पेरिस समझौते के पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनुकूलन लोगों, आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए दीर्घकालिक वैश्विक प्रतिक्रिया का एक प्रमुख घटक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गोल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन एज पर द IPCC एज AR6 के हिसाब से, यानी कि IPCC की जो एनुअल रिपोर्ट 6 आई थी उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ गोल है टू रिड्यूस रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर टू इनहेंस वेल बीइंग एंड द कैपेसिटी ऑफ एंटीसिपेट, टू स्ट्रेंथन रेजिलियंस, टू रिस्पॉन्ड सक्सेसफुली टू चेंज। यानी कि यहाँ पर इसके 4 गोल हैं जो कि हमने यहाँ पर देखे। न्यूनीकरण बनाम अनुकूलन यहाँ पर देखें तो न्यूनीकरण क्या अर्थ होता है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकना या कम करके जलवायु परिवर्तन को कम गंभीर बनाना, जबकि अनुकूलन यह बात होती है कि जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और भविष्य के प्रभावों को समायोजित करने की प्रक्रिया है। यानी कि उनके साथ ढलना और उनको समायोजित तो करना है, पर उनके हिसाब से यहाँ पर अनुकूलन भी करना इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022 के प्रमुख बिंदु देखें तो अनुकूलन पर वैश्विक प्रगति की बात की गई है, जिसमें विश्व ने किस प्रकार से प्रगति की है यहाँ पर वो बताया गया है। वैश्विक मॉनिटर की बात की गई है। यहाँ पर UNFCCC के 197 सदस्यों में 1/3 ने अनुकूलन पर मात्रात्मक और समयबद्ध लक्ष्यों को शामिल किया है। उनमें से 90% ने लैंगिक समूहों और वंचित समूहों पर विचार किया है। वित्त द्वारा समर्थित नहीं है,
रिपोर्ट में राष्ट्रीय सरकार की ओर से अनुकूलन योजनाओं पर कुछ प्रगति पाई गई है, लेकिन वे वित्त द्वारा समर्थित नहीं है। अपर्याप्त भी यहाँ पर कुछ बताया गया है कि अनुकूलन योजनाएं जो वित्त पोषण और कार्यान्वयन में वैश्विक प्रयास दुनिया भर में से कमजोर समुदाय को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बढ़ते जोखिमों के अनुकूल होने के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि जो कार्य हो रहे हैं अनुकूलन के लिए, जो जलवायु परिवर्तन होने होंगे उनके लिए, जो ऐसे ऐसे जो कमजोर समुदाय हैं उनको, उनके लिए यहाँ पर जो भी कार्य हो रहे हैं वो अपर्याप्त हैं और उनको और बढ़ाने की यहाँ पर जरूरत है। अनुकूलन वित्त के बारे में बात की गई है। हमने ऊपर देखा, ये थे हमारे विश्व को लेकर पूरी बात यहाँ पर इसमें की गई थी कि किस प्रकार से अनुकूलन का वैश्विक प्रगति रही है। यानी कि वैश्विक मॉनिटरी यहाँ पर बताया गया है, वित्त द्वारा समर्थित नहीं बताया गया है और अपर्याप्त बताया गया है। अब अनुकूलन वित्त की बात करते हैं, तो यहाँ पर अनुकूलन वित्त में भारी अंतर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्त प्रवाह आवश्यकता से 50 से 10 गुना कम है और यह अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। अपर्याप्त वित्त प्रवाह भी देखा जा रहा है। 2020 में जो अनुकूलन के वित्त बढ़कर 29 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि 2019 की तुलना में केवल 4% की वृद्धि देखी गई। यह तब है जब विकासशील देशों की अनुमानित वार्षिक अनुकूलन आवश्यकताएं 2030 तक 160 से 340 बिलियन डॉलर और 2050 तक 315 से 565 बिलियन डॉलर है यहाँ पर अनुमानित की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस रिपोर्ट का कहना है कि इनको अनुकूलन के लिए जो वित्त प्रवाह है उसको बढ़ाना पड़ेगा। न्यूनीकरण और अनुकूलन को जोड़ना। अनुकूलन योजना वित्त पोषण और कार्यान्वयन के संदर्भ में रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि न्यूनीकरण और अनुकूलन पर कार्रवाई को जोड़ना सबसे अच्छा तरीका और सह लाभ प्रदान करेगा। इसका एक उदाहरण प्रकृति आधारित समाधान हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने कुछ बता रहा है कि हाउ डिफरेंट नेचर बेस्ड सॉल्यूशन कैन वर्क टुगेदर अक्रॉस लैंडस्केप टू बिल्ड रेजिलियंस। तो यहाँ पर इसमें लचीलता लाने के लिए यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है। तो हेजार्ड देखिए, सबसे पहले तो माउंटेन फॉरेस्ट एंड वाटरशेड एरिया में यहाँ पर हेजार्ड है कि लॉस ऑफ लाइफ एसेट्स ड्यू टू इंटेंस वाइल्ड फायर से यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो सॉल्यूशन क्या बताया गया है, तो उसको हम देखें तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट टू रिड्यूस रिस्क ऑफ सुपर फायर्स। यानी कि फॉरेस्ट का वैसा मैनेजमेंट होना चाहिए जो कि रिड्यूस करे रिस्क का सुपर फायर, यानी कि ज़्यादा बड़े स्तर पर आग लगने से इसको बचाया जा सके। हेजार्ड क्या है अगला, यहाँ पर लैंडस्लाइड, सॉइल लॉस एंड सिल्टेशन ड्यू टू इंटेंस रेनफॉल, यानी कि भारी वर्षा के कारण भी यहाँ पर लैंडस्लाइड और सॉइल लॉस यहाँ पर समस्या है। प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर फॉरेस्ट टू स्टेबलाइज सॉइल्स एंड स्लो वाटर रन ऑफ। यानी कि यहाँ पर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फॉरेस्ट को, रिस्टोर भी करना पड़ेगा ताकि वो स्टेबलाइज कर सके सॉइल को और स्लो कर सके वाटर के रन को। यानी कि जो वाटर का जो पानी ज़्यादा भारी वर्षा से पानी का एकदम तेज प्रवाह को हम इसमें रोक सकते हैं। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इससे इन सबको जो सॉल्यूशन है उनको हम अपनाकर इन सबको सही से जो समस्याएं आ रही हैं उनको भी हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अगला एरिया जो आता है जहाँ से कि सबसे पहले हमारे वर्षा हुई या पानी हुई जो जंगल है या माउंटेन्स है, उसके बाद हमारा आ जाता है रिवर्स और वेटलैंड एरिया। यहाँ पर जो समस्या है वो ये आ जाती है कि हेजार्ड क्या है यहाँ पर कि एसेट्स जो है लॉस हो रहा है, यील्ड रिडक्शन एंड कंटामिनेशन ड्यू टू फ्लडिंग। तो इसको हम जो कंटामिनेशन हो रहा है फ्लडिंग के द्वारा या फिर यील्ड रिड्यूस हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि रिस्टोर करें हम हमारे वेटलैंड्स को, यानी कि और टू एब्जॉर्ब एंड फिल्टर फ्लड वाटर्स, यानी कि जो वेटलैंड्स है उनको हम रिस्टोर करें ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके और फिल्टर्स कर सके जो बाहर से पानी आ रहा है उसको, और उसको रोक सके। उसके अलावा अगला हैजार्ड देखिए हम, तो यहाँ पर रिड्यूस्ड और इंटरमिटेंट रिवर फ्लो ड्यू टू ड्राफ्ट, यानी कि जो सूखा है उसके द्वारा जो जो नदियां हैं और उनके जो खत्म हो गई या फिर उनका जो प्रवाह जो बहुत कम हो गया, उसको हम कैसे करें, तो प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर फॉरेस्ट एंड वाटर शेड्स टू रेगुलेट फ्लो, यानी कि प्रोटेक्ट करें हमारे जंगलों को और वाटर शेड्स को ताकि वो रेगुलेट कर सके इसके प्रवाह बना रहे हैं यहाँ पर नदियों का। यहाँ पर हमारा अगला एरिया जो आएगा, इससे आगे बढ़ते हुए आ जाएगा हमारा फार्म लैंड। इसमें जो हमारे हेजार्ड है जो समस्या है वो है कि क्रॉप फेल्यूर एंड लाइव स्टॉक लॉस ड्यू टू ड्राफ्ट, यानी कि सूखे के द्वारा जो है फसल बर्बाद हो जाती है या फिर जो पशुधन है उसकी हानि हो जाती है। तो उसके यहाँ पर वो हमारे लिए समस्या है, उसका सॉल्यूशन हो सकता है एग्रो फॉरेस्ट्री टू मेक बेटर यूज ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड रिड्यूस इवापोरेशन। यहाँ पर हम एग्रो फॉरेस्ट्री को अपनाकर बेटर यूज कर सकते हैं सॉइल का, मॉइस्चर का, और रिड्यूस कर सकते हैं इवेपोरेशन को ताकि वहाँ पर जो है वो सूखा ना हो और उसमें नमी बनी रहे मृदा में। इसमें अगला हैजार्ड हमारा आ जाता है कि एसेट्स लॉस हो जाता है, यील्ड रिडक्शन हो रहा है और ट्रांसपोर्ट डिसरप्शन भी हो रहा है ड्यू टू फ्लडिंग के कारण।
जो बाढ़ है उसके कारण यहाँ पर कुछ समस्या आ रही है, उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो इसका सोल्यूशन है कि प्रोटेक्ट करें और रिस्टोर करें फॉरेस्ट को टू स्लो वाटर रन ऑफ, यानी कि बात फिर वही आ जाती है कि हमारे जो यहाँ से शुरू हो रही समस्या इसको हम सही सुधारें, तभी हमारी यहाँ वो समस्या यहाँ आकर नुकसान हमें नहीं पहुँचाएगी। कि अगर बाढ़ आ रही है तो हम बाढ़ को अगर जंगलों द्वारा जंगलों को बढ़ाकर और वहीं पर उस बाढ़ को पानी की गति को धीमा कर दिया जाए या उनको वहाँ पर स्लो कर दिया जाए, तो वहाँ से जो इतनी तेज़ी से पानी आ रहा है जो भारी वर्षा से, उसको हम यहाँ पर आते आते वो यहाँ पर समस्या ना खड़ी करे। तो इसीलिए जो ये है यहाँ पर सॉल्यूशन इसके बताए गए हैं, इनको अपनाने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगला हमारा जो अर्बन एरिया है उसमें अगर सिटीज़ में देखें हम क्या समस्या आ रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हेजार्ड आ रहा है अर्बन फ्लडिंग ड्यू टू इंटेंस रेनफॉल। सॉल्यूशन क्या है, रिस्टोर करो वाटर कोर्सेज को, जो वाटर जो यहाँ पर बॉडीज थी कि जो भी पानी की एकत्रित करने की जगह थी तो उनको रिस्टोर करना जरूरी है। एक्सपांड करना पड़ेगा ग्रीन स्पेसेस को, जो कि लोगों ने घर बना बना कर यहाँ पर प्लेट प्लॉट जो भी बड़े बड़े यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बना बना के यहाँ पर जो सारी ज़मीन जो है पानी जो तालाब वगैरह थे उस जगह पर उनको ये कर दिया है, तो उनको ग्रीन स्पेस को वापस बढ़ाना पड़ेगा, पेड़ पौधों को बढ़ाना पड़ेगा और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पोरस सरफेस को, कि हर जगह सीमेंट की जगह बना दी गई है ताकि, और उसके कारण फिर पानी ज़मीन में नहीं जा पाता है और वो फिर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए पोरस सरफेस ही यहाँ पर खुली जगहों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा टू रिड्यूस फ्लड रिस्क। अगला हैजार्ड है हीट स्ट्रेस ड्यू टू अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड यहाँ पर बन रहे हैं, उसकी समस्या यहाँ पर सामने साफ साफ दिखाई दे रही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा ग्रीन स्पेस को इन एंड अराउंड सिटीज, यानी सिटीज़ के अंदर भी और सिटीज़ के आसपास भी ऐसे हरी भरी जगहों को यहाँ पर बता करना पड़ेगा, ताकि जो हीट आइलैंड बन रहा है यानी कि जो शहर की जो गर्मियाँ है वो बढ़ रही है उसको हम कम कर सकें और पेड़ पौधे उस गर्मी को अवशोषित करके यहाँ पर इसको एक इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते थे। अगला जो हमारे अगला हमारा जो एरिया आएगा जहाँ पर हमें समस्या आई जो है वो है कोस्ट की एरिया, यानी कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर, यहाँ पर हमारे हेजार्ड है लॉस ऑफ आइलैंड, लॉस ऑफ लैंड लिवलीहुड एंड एसेट्स ड्यू टू राइजिंग सी लेवल एंड कोस्टल इरोजन, यानी कि जो सी लेवल बढ़ रहा है और जो कोस्टल एरिया है उनका इरोजन हो रहा है पानी की वजह से, तो उसको हमें रिस्टोर करने की जरूरत है। रिस्टोर कोस्टल वेटलैंड्स करना पड़ेगा, जो कोस्टल कोस्टल वेटलैंड से यानी कि जो आर्द्र भूमियाँ हैं कोस्टल उनको रिस्टोर करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इनहेंस इंजीनियर्ड मेजर, यानी इनहेंस्ड मेजर्स को अपनाकर हम इसको सही कर सकते हैं। अगला हैजार्ड है लॉस ऑफ लाइफ एंड एसेट्स ड्यू टू स्टॉर्म सर्जेस एंड इनंडेशन। तो इनको इसके लिए हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और रिस्टोर करना पड़ेगा मैंग्रोव वंस को, जो कि मैंग्रोव वन की भी यहाँ पर बहुत सारी समस्या सामने आ रही है कि मैंग्रोव जो है कम होते जा रहे हैं मार्सेस को, और रीफ करना पड़ेगा टू बफर कोस्ट एंड एब्जॉर्ब फ्लड वाटर, यानी कि फ्लड वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए भी हमें जो कोस्ट के यहाँ पर मैंग्रोव और मार्सेस को यहाँ पर फिर से रिस्टोर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये थे हमारे कुछ, इस प्रकार से हम इन सॉल्यूशंस को अपनाकर जो समस्याएं आ रही है उनको कम कर सकते हैं, और एक चेन में ये सारी समस्याएं जुड़ी हुई है, और इसी प्रकार इस चेन में अगर हम इन सारे सॉल्यूशंस को अपनाएं तो हम यहाँ पर बहुत हद तक यहाँ पर जो समस्या है उनको हल कर सकते हैं। आगे की राह में देखें तो यहाँ पर द अडाप्टेशन गैप मस्ट बी एड्रेस इन फोर क्रिटिकल वेज, यानी इन्होंने बताया गया है कि जो अडाप्टेशन गैप है उसको कम करने के लिए यहाँ पर 4 तरीके बताए गए हैं। अडाप्टेशन फाइनेंस करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं अडाप्टेशन फाइनेंस करके देयर इज एन अर्जेंट नीड टू इंक्रीज फाइनेंस फ्लो फॉर क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन, यानी कि हमें यहाँ पर वित्त पोषण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ताकि हम इस क्षेत्र में काम कर सकें। अब न्यू बिजनेस मॉडल अपना के, यानी कि जो पुराने पुराने तरीके से बिजनेस हो रहे हैं उनको कम करना पड़ेगा, और जो ऐसे बिजनेस मॉडल अपनाने पड़ेंगे जो कि जो प्रकृति है पर्यावरण है उसको नुकसान ना पहुंचाए। द वर्ल्ड अर्जेंटली नीड्स अ न्यू बिजनेस मॉडल फॉर टर्निंग अडाप्टेशन प्रायोरिटीज इनटू इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट, यानी कि ऐसे बिजनेस अपनाने चाहिए और ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट बनाने चाहिए जो कि तो इसको अडाप्टेशन को बढ़ावा दें। क्लाइमेट रिस्क डाटा, यहाँ पर देयर इज अ नीड टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रिस्क डाटा एंड इन्फॉर्मेशन एंड इशू फॉर अडाप्टेशन प्लानिंग इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज। अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम को अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को, और स्लो ऑनसेट चेंजेस सच एज सी लेवल राइज को, यानी सी लेवल राइज जैसे और या फिर कुछ भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बन सके कुछ ऐसी हमें यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी कुछ रिपोर्ट। अब हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में कुछ बातें।
यूएनईपी है वो दोस्तों 5 जून 1972 को स्थापित एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। इसका मुख्यालय देखेंगे आप तो नैरोबी केन्या में स्थित है। उसके अलावा कार्य यह है वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करता है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आधिकारिक वकील के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि एक पर्यावरण संरक्षण के लिए वकील के रूप में कार्य करता है और पर्यावरण संरक्षण का वकालत करता है। प्रमुख रिपोर्ट इसकी आ जाती है वो, ये आपको महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रमुख रिपोर्ट है प्रीलिम्स के लिए भी और वनडे एग्जाम में भी ये पूछी जा सकती है। एमिशन गैप रिपोर्ट, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लेनेट एंड मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट। यहाँ पर ये कुछ इसकी रिपोर्ट हो जाती है चार। अब हम जानते हैं UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो इसकी स्थापना दोस्तों UNFCCC की स्थापना 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षरित, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। UNFCCC 21 मार्च 1994 को लागू हो गया था। यानी कि इसकी स्थापना तो है वो यहाँ पर 1992 के जो रियो सम्मेलन में हुई थी, परंतु इसकी मुख्य रूप से स्थापना 1994 में हुई थी 21 मार्च से। इसका उद्देश्य है दोस्तों वातावरण में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता का एक स्तर पर स्थिरीकरण करना है, प्राप्त करना, जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोक सके। ये सदस्य कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए सदस्य कन्वेंशन में लगभग सार्वभौमिक सदस्य हैं, 197 सदस्य देश हैं और यह 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि के रूप में बने हैं। सचिवालय, इसका मुख्य सचिवालय जिनेवा में था। 1996 से सचिवालय बोन जर्मनी में स्थित है। यानी पहले इसका जिनेवा में था और 1996 के बाद में बोन जर्मनी में स्थित है। जो COP है दोस्तों वो आपको पता ही होगा, अभी चल रहा है COP 27 मिस्र में। तो पार्टियों का सम्मेलन COP जो कन्वेंशन का सर्वोच्च निकाय है और सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयासों की प्रक्रिया COP के वार्षिक सत्रों के इर्द गिर्द घूमती है। COP 27 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित होने जा रहा है। यानी कि यहाँ पर अभी चल रहा है हालांकि, तो ये 6 से 18 नवंबर तक यहाँ पर चलेगा। तो ये था COP 27 के बारे में कुछ। यहाँ पर हमने देखा COP 27 कहाँ हो रहा है, परंतु ये हमने देखी हमारी अडाप्टेशन रिपोर्ट और ये थी। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट देखी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है यहाँ पर हम एडिटोरियल में देखें दोस्तों, तो यहाँ पर जो अनियंत्रित शहरीकरण का दंश है ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें यहाँ पर देखिएगा इसको। तो उसके अलावा अगला एडिटोरियल देखें तो यहाँ पर विमर्श में आया है हमारा आजकल के जो भ्रष्टाचार के कारणों का निवारण आवश्यक है। यह एडिटोरियल भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी जरूर आप पढ़िएगा। ये थे दो एडिटोरियल जिनको आप जरूर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगला आर्टिकल देखते हैं, जो कि हमारा GDP के अनुपात में नकदी का प्रचलन घटा, GST से जुड़ा हुआ है। जो कि रिपोर्ट आई है हमारे RBI द्वारा के आंकड़ों के मुताबिक, जो RBI के आंकड़ों के मुताबिक देश की इकोनॉमी में नकदी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और अब यह 32 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर गया है। यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण है, तो हम इसको देखते हैं क्या ये रिपोर्ट है और क्या इसमें बताया गया है। ये रिपोर्ट है मुद्रा प्रचलन और विमुद्रीकरण, GS पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना संसाधन जुटाने, समृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे से जुड़ा हुआ है। लेख सारांश देखते हैं तो नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण यानी कि जो हुआ था हमारे यहाँ, लागू होने के 6 साल बाद जनता के पास मुद्रा एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। समाचार पर यहाँ पर देखें तो 21 अक्टूबर 2022 तक, यहाँ पर 21 अक्टूबर 2022 तक जनता के पास मुद्रा 30.88 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी। यह 4 नवंबर 2016 को 17.97 लाख करोड़ रुपए से 72% या 12.91 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। यहाँ विमुद्रीकरण से ठीक पहले जनता के पास मुद्रा 17.97 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि विमुद्रीकरण के तुरंत बाद 2017 में यह घटकर 7.8 लाख करोड़ रुपए रह गई थी। यहाँ पर जनता के पास मुद्रा कैसे यहाँ पर गिनी जाती है, तो उसको देखें तो जनता के पास मुद्रा की गणना बैंकों के पास जो कुल प्रचलन मुद्रा होती है CIC, उससे जो नगद है उसको घटाकर की जाती है। यानी कि प्रचलन में मुद्रा जो है प्रचलन में मुद्रा क्या है, तो इसको देखें तो एक देश के भीतर जो मुद्रा को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच भौतिक लेन देन के लिए किया जाता है। यानी कि जो टोटल मुद्रा है देश में, जो उपभोक्ता और व्यवसाय है उनके बीच जो भौतिक लेन देन हो रहा है, उसको यहाँ पर प्रचलन में मुद्रा के तौर पर जाना जाता है। अर्थव्यवस्था में नकदी की वर्तमान स्थिति देखें दोस्तों, तो यहाँ पर
सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो कम नकद समाज है भुगतानों के डिजिटलीकरण और विभिन्न लेन देन में नकदी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद सिस्टम में नकदी लगातार बढ़ रही है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। वृद्धि है यह उछाल 2020 में देखा गया जब सरकार ने कोविड महामारी के प्रसार से निपटने के लिए कड़े लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन लागू होने के बाद लोगों ने अपनी किराना और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए नकदी जमा करना शुरू कर दिया था। इसके कारण देखते हैं दोस्तों, त्योहारी सीजन के दौरान जो नकदी की मांग बढ़ती है क्योंकि बड़ी संख्या में व्यापारी अभी भी नगद भुगतान पर निर्भर है, यानी ऑनलाइन की जगह यहाँ पर नगद में अभी भी भुगतान ज़्यादा हो रहा है। व्यापार के मामले में नगद लेन देन का एक प्रमुख साधन है क्योंकि 15 करोड़ लोग के पास अभी भी बैंक खाता नहीं है, यानी कि भारत में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी बैंक खाता यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। भविष्य की संभावनाएं देखी जाए तो आरबीआई का अनुमान है कि CIC और डिजिटल भुगतान पेट के बीच बहुत कम या कोई संबंध नहीं है और CIC नाम मात्र GDP के अनुरूप बढ़ेगा। हालांकि डिजिटल भुगतान धीरे धीरे बढ़ रहा है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में प्रचलन में मुद्रा समग्र आर्थिक विकास के अनुसार बढ़ गई है, यानी कि सकल घरेलू उत्पादन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर मुद्रा उतनी, यानी कि जो समग्र आर्थिक विकास के अनुसार ही बढ़ी है, यानी कि अगर सकल घरेलू उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इसमें कोई समस्या नहीं दिखेगी। अब यहाँ पर देखते हैं विमुद्रीकरण क्या है। विमुद्रीकरण में कानूनी निविदा के रूप में अपनी स्थिति की एक मुद्रा इकाई को अलग करना शामिल है। यह तब होता है जब राष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तन होता है। विमुद्रीकरण का दौर मुद्रा के वर्तमान स्वरूप को प्रचलन से हटा दिया जाता है और सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, जिसे अक्सर नए रूप में बदल दिया जाता है, यानी कि डीमोनेटाइजेशन। विमुद्रीकरण के अपेक्षित लाभ क्या है, तो यहाँ पर छाया अर्थव्यवस्था को कम करना। विमुद्रीकरण के कदम का उद्देश्य उच्च मूल्य की मुद्रा के रूप में जमा अवैध काले धन को कम करना है, यानी यहाँ पर काले धन को अवैध यहाँ पर कम करना है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है उसके प्रभावी कार्यान्वयन से अवैध जमाकारों को या तो अपनी अवैध आय घोषित करने और करों का भुगतान करने या अपनी मुद्रा को त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे जाली मुद्रा कम होती है। चलन में जाली मुद्रा पर अंकुश लगाया जा सकता है क्योंकि विमुद्रीकृत बैंक है, नोटों को बदलने के लिए बैंकों को जमा करना पड़ता है, उससे इसका पता चल जाता है, ताकि नकली मुद्रा प्रिंटर छोटी अवधि में नई मुद्रा की प्रतिकृति नहीं बना सके। आतंकवाद से निपटने के लिए काम आता है। कई आतंकवादी और चरमपंथी समूह समय के साथ जमा हुए नकद धन के माध्यम से संचालित होते हैं। विमुद्रीकरण के बाद उनकी पुरानी मुद्राएं बेकार हो गई और उनका इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता। डिजिटल लेन देन में वृद्धि होती है। विमुद्रीकरण ने लोगों को डिजिटल लेन देन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। विमुद्रीकरण के दौरान डिजिटल लेन देन के विकास की नींव भी रखी गई थी। विमुद्रीकरण की कमियां क्या है, इसको देखें हम तो नौकरियों का नुकसान। असंगठित क्षेत्र के कई लोगों को नौकरी चली गई क्योंकि नियोक्ताओं के पास वेतन देने के लिए पर्याप्त नकद नहीं थी। यह दिहाड़ी मजदूरों से अधिक प्रचलित था क्योंकि उनको अपनी मजदूरी सामान्यतः उनके काम के ऊपर निर्भर रहती है और वो उनकी दैनिक पगार उनको मिलती है। व्यापार उत्पादन में कमी आ गई थी क्योंकि आवश्यक इनपुट सामग्री खरीदने के लिए नकदी की अनुपलब्धता के कारण कई व्यावसायिक इकाइयों को अपना संचालन काम करना पड़ा। कर्मचारियों की कमी ने भी उनके उत्पादन को प्रभावित किया था। उत्पादन में कमी आई थी। लोगों को नकदी लेने के लिए बैंकों और ATM के बाहर कतार में लगने के कारण बड़ी संख्या में मानव जो घंटों की बर्बादी हुई। नोटबंदी के तुरंत बाद देश की GDP में गिरावट देखी गई थी। ग्रामीण संकट उत्पन्न हुआ था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और जो है गिरावट देखी गई थी क्योंकि उनमें से अधिकांश अपने दिन प्रतिदिन के कारोबार के लिए नकदी पर निर्भर थे। कृषि उत्पादन में भी गिरावट देखी गई थी क्योंकि किसानों के पास इनपुट सामग्री खरीदने या खेत मजदूरों को भुगतान करने के लिए नकदी नहीं थी। कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित करता है। मध्याह्न भोजन जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ था क्योंकि यह नकदी पर अधिक निर्भर था। ये हमने इसकी कुछ समस्याएं देखी और कुछ इसके जाना क्या होता है, इससे लाभ क्या हो सकते हैं, अपेक्षित लाभ। तो ये था कुछ अभी हाल ही में चर्चा में रह रहा है वो हमारा विमुद्रीकरण के ऊपर जो बहसें हो रही है, इसके ऊपर हमने कुछ यहाँ पर इसमें देखा। तो ये था हमारा कुछ आर्टिकल और इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें थी हमारी। विमुद्रीकरण क्या होता है, उसके लाभ और हानि के बारे में हमने देखा। तो हमारा जो लास्ट और आखिरी है वो हम देखते हैं हमारे मैप को। इसमें हम जानेंगे दोस्तों नामीबिया का मैप देखेंगे। नामीबिया क्योंकि हाल ही में जो कुनों में चीते लाए गए हैं और वो यहाँ पर बहुत खतरों में रह रहे हैं कि भारत में यहाँ पर चीने जो जो हमारे चीते थे वो विलुप्त हो गए थे और जो फिर जो चीते हैं वो नामीबिया से लेकर आए गए अब दक्षिण अफ्रीका से, जो अफ्रीका से लाए गए हैं। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो रहे हैं, तो इसीलिए इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसीलिए आज हम देखेंगे नामीबिया को। नामीबिया का मैप फ्लैग देख लेते हैं। ये इस प्रकार से कुछ नामीबिया का फ्लैग है, इसको जरूर याद रखिएगा ताकि ये आपको थोड़ा नॉलेज में भी आपके रहे। नामीबिया का फ्लैग है, इसको जरूर सिर्फ देखने की जरूरत है बस।
उसके अलावा हम देखते हैं अफ्रीका के मैप में नामीबिया कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नामीबिया। कल हमने देखा था तंजानिया, जो कि यहाँ पर हमारे यहाँ स्थित है, विक्टोरिया के यहाँ पर, लेक विक्टोरिया यहाँ पर इसमें स्थित है। नामीबिया आज हम देख रहे हैं नामीबिया को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नामीबिया इसके दक्षिणी भाग में स्थित है। ये अफ्रीका जो आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप, और इसमें यहाँ पर इसके निचले हिस्से में नामीबिया यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर ही बोस्वाना इसके पास में यहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर जो कालाहारी डेजर्ट यहाँ पर इसमें यहाँ पर आता है, इनके यहाँ बीच में। अब देखते हैं हम नामीबिया का मैप, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए थे आप यहाँ पर नामीबिया को, यहाँ पर ये है नामीबिया, इसकी राजधानी है विंडहोक। अब आप देख सकते हैं इसके राजधानी के पास स्थित है ओस माउंटेन्स। इसके ऊपर सबसे ऊपर जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं इटोसा नेशनल पार्क, यहाँ पर स्थित है इटोसा नेशनल पार्क नामीबिया का। यहाँ पर बेंडबर्ग माउंटेन्स यहाँ पर इसके कोस्टल एरिया में स्थित है, स्केलेटन कोस्ट इसको यहाँ पर देख सकते हैं। नामीब डेजर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, नामीब डेजर्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नामीब डेजर्ट। तो यहीं पर स्केलेटन कोस्ट यहाँ पर इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पर माउंटेन जरूरी है थोड़े। बेंडबर्ग माउंटेन, इटोसा नेशनल पार्क ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हुंस माउंटेन्स आप देख सकते हैं, हुंस माउंटेन्स यहाँ पर इसमें नामीबिया में दक्षिण में स्थित है हुंस माउंटेन्स। और नामीब नोक्लुफ्ट नेशनल पार्क आप यहाँ देख सकते हैं, इसके पश्चिम भाग में स्थित है, पश्चिमी दक्षिण पश्चिम भाग में यहाँ पर स्थित है नामीब नोक्लुफ्ट नेशनल पार्क। यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये यहाँ पर स्थित है कालाहारी डेजर्ट, बोस्वाना और कालाहारी जो नामीबिया इसके बीच में यहाँ पर ये स्थित है कालाहारी डेजर्ट यहाँ पर। और ये है नोक्लुफ्ट माउंटेन्स यहाँ पर भी स्थित है, नोक्लुफ्ट नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है, यहाँ नोक्लुफ्ट माउंटेन्स है। यह है नामीब डेजर्ट, ये यहाँ पर इटोसा नेशनल पार्क, यहाँ पर है बेंडबर्ग माउंटेन्स या फिर कोनिंगस्टेन माउंटेन्स, यह इसकी राजधानी विंडहोक। तो यह है कुछ इसका नामीबिया का मैप। और नामीबिया के बीच से होकर निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ये हमने देखा नामीबिया और इसका फ्लैग। ये था हमारा आज का कुछ न्यूज़ एनालिसिस, जो कि इन्हीं आर्टिकल तक था। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में कल के न्यूज़ एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।